आजादी के अमृत महोत्सव में इमारतों को भी भव्य लाइटनिंग से सजाया गया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रयागराज में पुरानी इमारतों पर खूबसूरत लाइटनिंग की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग को खूबसूरत लाइटों के साथ सजाया गया है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश विधान भवन को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। विधान भवन तिरंगे रंग की झिलमिल लाइटों से सजा हुआ। चारबाग रेलवे स्टेशन और उत्तर रेलवे डीआरएम कार्यालय को भी तिरंगे रंग की झालरों से सजाकर रोशन किया गया। चारबाग स्टेशन फसाड लाइट और तिरंगे रंग की झालर से सजा हुआ है। यूपी में आजादी के उत्सव की खास तैयारी है। फिरोजाबाद में तमाम प्रशासनिक भवनों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उन्नाव में प्रशासन ने न सिर्फ 100 फीट का राष्ट्र ध्वज लगाया बल्कि एक सेल्फी पॉइंट भी तैयार किया। आगरा में भी आजादी के अमृत महोत्सव की धूम दिख रही है। कल शाम भी पूरा शहर रोशनी में नहाया नजर आया। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, जो बांध हैं, जो डैम है, वो भी 3 रंगों की रोशनी से रोशन नजर आए। उज्जैनी डैम और तापी डैम, ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये जश्न है, अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। 3 रंगों की रोशनी दोनों डैम पर नजर आई। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आगरा में एएसआई ने आगरा किला, सिकंदरा और फतेहपुर सिकरी में तिरंगा लहराया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये इमारतें तिरंगे की रोशनी से जगमग दिखी। आगरा किला को शान का प्रतीक माना जाता है, जो तिरंगा रोशनी से जगमगा रहा है। मुगलिया दौर से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक ये किला गवाह रहा है। इतिहास के पन्नों में आगरा किले का स्वर्णिम इतिहास है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की लिस्ट में सिकंदरा भी एक महत्वपूर्ण जगह है और फतेहपुर सिकरी के पंच महल भी इसमें शामिल हैं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की लिस्ट में सिकंदरा एक महत्वपूर्ण जगह, फतेहपुर सिकरी के पंच महल भी इसमें शामिल हैं। तिरंगे की रौनक दिल्ली के लाल किला पर भी नजर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जोश और जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ में भी हर घर तिरंगा अभियान तेज हो रहा है। मदरसों में भी छात्रों ने राजधानी की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर मदरसों के छात्र सड़कों पर जोश के साथ मार्च करते नजर आए। हालांकि इस दौरान बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन तिरंगा यात्रा जारी रही। अमृत महोत्सव के मौके पर आज राजधानी की सड़कों पर आप देख सकते हैं संख्यक विभाग के मंत्री दानिश भी हैं और इसके साथ में जो तमाम मदरसों के छात्र हैं वो आप देख सकते हैं। लंबी कतार है और विभागीय मंत्री भी साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। दानिश जी, आज राजधानी की सड़कों पर तमाम मदरसों के छात्र हैं, क्या धीरे धीरे आज लखनऊ के हजरतगंज के सड़कों पे हजारों मुसलमान नौजवान इस तिरंगा यात्रा में शामिल होके एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक महान मिसाल सबने पेश की है। जिस तरीके से पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के आह्वान पे देश के लोग और प्रदेश के लोग पूरे धूमधाम से हर घर तिरंगा अभियान को और पूरे तिरंगा यात्राओं को धूमधाम से मना रहे हैं। आज आप देखिए एक उत्सव लग रहा है। पूरे देश का एक एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जिस तरीके से हम दीपावली और ईद मनाते हैं उस तरीके से
हम आजादी के इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। आप देखिए कि इधर से एक यात्रा आ रही है, उधर से हमारे युवा छात्र आ रहे हैं, तो कितनी महान बात है। आज पूरे भारत देश एक धागे में पिरोकर मोदी जी ने विश्व के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि आज का भारत है, ये सशक्त भारत है, ये एकजुट भारत है और इस भारत में हम विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखते हैं और एकजुटता के साथ भारत के विकास और तरक्की के लिए हम काम करेंगे। दानिश जी, विभाजन की विभीषिका दिवस भी आज भारतीय जनता पार्टी संगठन मना रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज शाम को भी हम विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पे हम एक मौन जुलूस निकाल के हमारा जो अखंड भारत था, जो विभाजित हो गया, उसके लिए हम विभाजन विभीषिका के जो स्मृति के अवसर पे हम मौन जुलूस भी निकालेंगे। जालौन में तिरंगा यात्रा और स्वतंत्रता दिवस का मौके पर लोगों में इतना उत्साह नजर आया कि तेज बारिश के बावजूद लोगों का जोश कम नहीं हुआ। उरई में लोग बारिश के पानी में भीगते हुए तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आए। उधर कानपुर में पुलिस वालों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान देशभक्ति के गीतों पर पुलिस वाले जमकर झूमे। पूरे शहर में पुलिस वालों की तिरंगा यात्रा का उत्साह देखने लायक नजर आया। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं और तिरंगा यात्रा के जरिए ये हमला बोला कि बीजेपी विपक्ष को करना चाहती है तिरंगा यात्रा से 2024 की तैयारी। तो बीजेपी विपक्ष को पीछे करना चाहती है और तिरंगा यात्रा से अपनी 2024 की तैयारी कर रही है। आरएसएस के नागपुर ऑफिस पर क्यों लगता तिरंगा, कुर्बानी के आधार पर नापी जाएगी क्या देशभक्ति। तो ये बयान यहां पर सामने आया है शफीकुर रहमान बर्क का और बीजेपी पर ये आरोप लगाए गए। हर आदमी तिरंगे की इज्जत करता है, हमारे मुल्क की एक अलामत है, निशानी है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बीजेपी ने गवर्नमेंट के नाम पर के साथ सब झंडा लहराया जाए घर घर और एक जुलूस निकालना शुरू किया कि हर एक आदमी के हाथ में वो झंडा हो, तो क्या वो इससे उनकी इसमें नीयत साफ नहीं है। इसके पीछे उनका मिशन जो है अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना या सन 24 की जीत के लिए ये तैयारी है। आरएसएस के लोग उस वक्त कहाँ थे जब हिंदुस्तान कुर्बानी दे रहा था। हिंदुस्तान पूरा मिलकर कुर्बानी दे रहा था, सबने, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर कुर्बानी दी और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो आदमी की वफादारी और जो नापी जाएगी वो कुर्बानी से नापी जाएगी, ना कि सिर्फ झंडा लगाने से। तो शफीकुर रहमान को आप सुन रहे थे। आरएसएस के नागपुर ऑफिस पर क्यों नहीं लगता तिरंगा, ये भी उन्होंने कहा। कुर्बानी के आधार पर नापी जाएगी देशभक्ति, ये तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही है। संकेत मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, ये जो बयान दिया गया है, क्या मायने इस बयान के निकाले जाएं जो एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की ओर से दिया गया?
देखिए, शफीकुर रहमान बर्क उत्तर प्रदेश की सियासत के वो चेहरे हैं जो आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, और एक बार फिर जहां पूरा उत्तर प्रदेश तिरंगा यात्रा निकाल रहा है आज और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी दौरान शफीकुर रहमान का इस तरह का बयान। ठीक है संकेत, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश त्रिपाठी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये जो बयान दिया गया शफीकुर रहमान बर्क की ओर से, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? उनका कहना है कि आरएसएस के नागपुर ऑफिस पर क्यों तिरंगा नहीं लगता, कुर्बानी के आधार पर क्या देशभक्ति नापी जाएगी? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क की उम्र ज्यादा हो गई है और मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, या तो वो खबरों से अपडेट नहीं होते हैं या उनको अपनी आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। संघ के मुख्यालय पर तब से तिरंगा लग रहा है जब से किसी भी सामाजिक संगठनों को तिरंगा लगाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिल गई है। इसलिए इस प्रकार की वाहियात बातें करके समाज में भ्रम फैलाना बंद करें। राकेश जी, उनका ये कहना है कि बीजेपी 2024 की तैयारी अपनी तिरंगा यात्रा के जरिए कर रही है। नहीं, तिरंगा यात्रा के जरिए कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन अगर उनको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में लाभ मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी को किसने मना किया है? क्यों शफीकुर रहमान बर्क लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे उनका राजनीतिक नुकसान होता है? तिरंगों के लेकर के और अखिलेश यादव जी क्यों दंगा फैलाने की बात करते हैं? क्यों तिरंगे को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां लगातार शफीकुर रहमान बर्क हो या जियाउर रहमान बर्क हो, समाजवादी पार्टी के अलग नेता उसको लेकर के अपमानजनक बातें करने का काम करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये सबके लिए है कि ये तिरंगा सब लहराएं, किसी जाति के हो, किसी पंथ के हो, किसी राजनीतिक दल के हो, किसी विचारधारा के हो, अमीर हो या गरीब हो, बच्चे हो या जवान हो, बुजुर्ग हो या महिला हो, सबको लगाना है। बिल्कुल, सबको आजादी का जश्न मनाना चाहिए और सभी के लिए ये तिरंगा यात्रा है जो देश भर में इन दिनों निकाली जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश त्रिपाठी जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी विपक्ष को पीछे करना चाहती है और 2024 की अपनी तैयारी कर रही है, ये कहना है एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का। आजादी के वक्त कहां था आरएसएस, बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं और शफीकुर रहमान बर्क का वो बयान भी हमने आपको सुनवाया। तो एसपी सांसद की तरफ से ये कहा गया है और तिरंगा यात्रा से 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देखिए, ये जो बयान दिया गया है, आप खुद देखिए कि ये कहना कि तैयारी चल रही है तिरंगा यात्रा के जरिए 2024 की, तो हमारे साथ राकेश त्रिपाठी अभी जुड़े थे, अनुराग भदौरिया जी, उनका ये कहना है कि तो ये तैयारी समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर लेती? हेलो अनुराग जी, आवाज मिल रही है आपको? उनका देखिए, उन्होंने जो बोला वो आप नहीं समझ पाए। उन्होंने बोला ये जो भारतीय जनता पार्टी है किस तरह की राजनीति कर रही है कि लोकसभा में सिर्फ बीजेपी के सांसदों को बुलाया तिरंगा यात्रा निकालने के लिए, समाजवादी और विपक्ष के नेताओं को उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? और बाद में कहते हैं देखिए विपक्ष के नेता नहीं आए तिरंगा यात्रा में, तो क्या लोकसभा स्पीकर की या जो वहाँ पे जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर होते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आइए सब एमपीज, आइए सब सांसद, आइए हम लोग मिलकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे? ये बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? स्पीकर को पार्लियामेंट में ये बात बोलनी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए? आइए सब लोग मिलके तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आपको बताएं कि सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी सरफराज। राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तारी की गई है सरफराज की। लखनऊ साइबर सेल ने किया है सरफराज को गिरफ्तार। यूपी 112 पर फोन करके दी थी इसने धमकी, बम से उड़ाने की इसने धमकी दी थी और अब गिरफ्तार किया गया है राजस्थान के भरतपुर से सरफराज। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी को धमकी देने वाला शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है आरोपी सरफराज। राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तारी की गई है सरफराज की। लखनऊ साइबर सेल ने सरफराज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने यूपी 112 पर फोन करके धमकी दी थी, बम से उड़ाने की धमकी दी थी और अब सरफराज की गिरफ्तारी की गई है। तो यूपी पुलिस की तत्परता देखिए कि आप, थोड़े ही समय में उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जिसने मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और मुख्यमंत्री योगी को धमकी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ साइबर सेल की तरफ से ये गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम सरफराज है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, सरफराज कौन है जिसने फोन पर धमकी दी थी? अभी जो बताया जा रहा है, लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच में जो एक साइबर सेल है, उनके पुलिस कर्मियों ने सरफराज को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। 2 तारीख को 2 अगस्त को यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और ये कहा गया था कि 3 दिन के अंदर उनको बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसकी जांच साइबर सेल कर रही थी। साइबर सेल ने भरतपुर राजस्थान से सरफराज नामक युवक को गिरफ्तार किया है। सरफराज के पिता डॉक्टर बताए जा रहे हैं। जो भी शुरुआती जानकारी मिली है, सरफराज को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसका मकसद क्या था। वो किसी ग्रुप, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, ये कोई शरारत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हालांकि अभी ऑफिशियली बहुत कुछ लखनऊ पुलिस नहीं बोल रही है, लेकिन लखनऊ पुलिस ने सरफराज की गिरफ्तारी को कंफर्म कर दिया है और सरफराज से लगातार पूछताछ जारी है। ठीक है, तो ये बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी दे रहे हैं। गिरफ्तार किया गया है राजस्थान के भरतपुर से सरफराज और इससे अब पूछताछ की जा रही है। आगे के तार खंगाले जा रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।